स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में। और मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी जीरो से की सीरीज़ में आज हमारी जो अगली वीडियो है वो हमारा जो पिछला लेक्चर है उसी के कंटिन्यूशन में है। हम लोग बात करेंगे भारतीय भूगोल की और भारतीय जो इंडियन स्ट्रक्चर है, जो हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है भारत का, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए भारत का जो अगर आप देखेंगे जो नक्शा है ये कैसा है, हमने देखा था ग्लोब में, जैसे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था, ये आपका चतुष्फलकीय है, यानी कि चार इसके एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक जिसके चार फलक होते हैं, एक फलकीय, एक फलकीय, एक फलकीय, एक फलकीय, तो चतुष्फलकीय होता है। तो भारत का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो मैं बता चुका हूँ आपको, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारतीय भूगोल, ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो जैसा कि हमें पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। यानी कि पूरा जो एरिया भारत कवर करता है वो कितना है, 32,87,263। भारत में कुल राज्यों की बात करें अगर हम लोग, तो कुल राज्य अगर देखें तो वर्तमान समय में कुल राज्य 28 हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं। अब अगली बात क्या है, भारत की चारों तरफ क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन से देश हैं। अगर हम इधर बात करें, हम सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, ठीक है। ये क्या है, अरब सागर है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर आपका नीचे श्रीलंका है, ये आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। और नीचे आपका हिंद महासागर है, नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, जो भारत के नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये दो तरीके से डिफाइन की जाती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो तरीके से डिफाइन की जाती है, क्योंकि भारत जो है, अगर नीचे का ऐसा देखेंगे आप, ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये वाटर बॉडी शेयर करता है। देखिए यहाँ से लेकर ये वाला जो सेगमेंट आप देख रहे हो नीचे वाला, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर भी समुद्र पानी है, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है। तो कहने का मतलब ये जो बाउंड्री शेयर कर रहा है इसको बोलते हैं जलीय सीमा। और इसके ऊपर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि गुजरात से सर्क्रिक लाइन आप जोड़ लीजिए, और इसके ऊपर जब जाएंगे इस तरीके से आप, तो इधर ये वाली जो बाउंड्री है ये क्या है, लैंड बाउंड्री है इसकी। तो कहने का मतलब ये है भारत जो है ये दो तरीके की बाउंड्री शेयर करता है, एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम लोग अगली बात करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो सबसे पहली बात जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो याद रखेंगे भारत जो है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कुल 7 देशों के साथ लगती है। किसके साथ, 7 देशों के साथ लगती है। अब कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं, 7। देखिए आपको पता है इधर क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। इधर आपका देखेंगे तो अफगानिस्तान है, ठीक है। क्या है, अफगानिस्तान, राइट। इधर देखेंगे तो ये चीन है आपका, इधर भी आपका चीन लगता है, 2 जगह चीन टच करता है, ठीक है। और बीच में आपका नेपाल है, क्या है, नेपाल। और ये आपका भूटान है, ठीक है। इधर आपका देखेंगे तो ये आपको मिलेगा म्यांमार, मैं इधर आता हूँ क्योंकि उधर दिखाई नहीं देगा, म्यांमार, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है बांग्लादेश। तो ये वो कंट्री हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। कितनी हो गई देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्रीज हो गई, ठीक है। दूसरी बात, क्या भारत और किसी के साथ भी सीमा साझा करता है? जी। देखिए ये जो सीमा है ये स्थलीय सीमा की बात हो रही है। यहाँ पर भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो 7 देशों के साथ लगती है, लेकिन भारत की 2 देशों के साथ जलीय सीमा भी लगती है। 2 देशों के साथ कैसी लगती है, जलीय सीमा लगती है ना, क्योंकि वहाँ पर पानी है। कौन कौन से आपको पता है, एक तो है श्रीलंका के साथ, और एक है आपका मालदीव। तो ये वो 2 देश हैं जिनके साथ भारत जो है वो जलीय सीमा साझा करता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अगली बात देखें, अगर सीमा की गणना की जाए तो जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है समझते हैं। स्थलीय सीमा
कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा की बात करें, वाटर बाउंड्रीज की बात करें, तो जलीय सीमा आपकी है, इसमें दो आंसर आपको देखने के लिए मिलता है। एक तो 6100 किलोमीटर है और एक आपकी 7516 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका कुछ नहीं है, आप ऐसे समझे कि अगर मुख्य भारत की जलीय सीमा पूछेगा तो 6100 आंसर होगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर लैंड्स को भी मिला लें, यानी कि अंडमान निकोबार को भी मिला लें और इधर आपका लक्षद्वीप को भी मिला लें, तो हमारी कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर आपकी जलीय सीमा हो जाती है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग भारत के राज्यों की बात करें तो क्या पाते हैं? अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो राज्यों के केस में आपको ये पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है ना? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो भारतीय राज्यों की बात कर रहे हैं। राज्यों में पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और क्षेत्रफल में भी जिसके सर्वाधिक हैं वो बात करेंगे पहले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, और उसके बाद न्यूनतम, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से बनते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक की जब बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाले जो राज्य हैं वो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आपका है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर। दूसरे नंबर पे आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये चार घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल के आधार पर हमने देख लिए। इसके लिए आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। राजनीति में ठीक है, महान यूपी। तो राजनीति में महान यूपी, इसको डिकोड भी आप ऐसे ही करेंगे। राज से आपका हो जाएगा, पहले उल्टा देख लेते हैं। यूपी से आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश। महान से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, राज से आपका हो जाएगा राजस्थान और में से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसको आप डिकोड कर लीजिए, वैसे सीधा भी याद होना चाहिए आपको ये। चलिए, अगर हम लोग न्यूनतम स्टेट्स की बात करें, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, GST नाक। तो जी से आपका हो जाएगा गोवा, एस से आपका हो जाएगा सिक्किम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, और नाक से आपको हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, तो ये चार सबसे छोटे राज्य। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूटीज की, तो राज्यों की बात हो रही है, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से आप सबको पता है, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये वो चार राज्य हैं जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड है। सबसे ज़्यादा यूपी, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पर छोटी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, अगर हम लोग बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दो बातें, एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दोनों को देख लेते हैं एक साथ। देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लद्दाख का। किसका? लद्दाख का। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे कम आपसे पूछा जाए तो लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली की, यूटी की बात हो रही है। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप की। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, सबसे ज़्यादा और ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हो गई आपकी। आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो जैसे कि हमने देखा कि भारत जो है स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ
कि जिस भी देश के पास अपनी कोस्टल लाइन होती है, कोस्टल लाइन का मतलब जिस भी देश की बाउंड्री समुद्र से टच करती है, तो समुद्र के अंदर, यानी कि इस तरफ भी समुद्र है, पानी है, इस तरफ भी पानी है, तो कोई भी देश समुद्र में कितने आगे तक अपनी सीमा को रखता है या उनकी कहाँ तक लिमिट होती है, इसके लिए भी यूनाइटेड नेशन ने एक क्लॉज बना रखा है, या आप कह सकते हैं कन्वेंशन है अनक्लोज के नाम से। वहाँ पर ये बताया गया है जिस भी देश के पास कोस्टल लाइन होगी वो कहाँ तक अपनी लिमिटेशन को या अपनी सीमा को बना सकता है। तो उसके बाद में क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि अगर मैं नीचे का हिस्सा भारत का इधर बनाऊँ तो आप कुछ ऐसे देखेंगे, ये इस तरीके से कुछ है। ठीक है, अब इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। जिस तरह से अनक्लोज यहाँ लगा हुआ है उसी तरह से अनक्लोज यहाँ लगेगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन हुआ था वहाँ पर जो चीज़ डिसाइड की गई थी वो किसी भी देश के लिए जिसके पास अपना कोस्टल लाइन होता है ना, वो हर जगह लागू होगा। तो उसको देख लेते हैं किस तरह से इसको मेज़र किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बेस लाइन खींची जाती है पहले तो, क्योंकि आपको ही पता है भारत का जो पूर्वी घाट है वो बहुत कटा फटा है, तो एक आधार लाइन खींची जाती है। तो जो भी लिमिट या जो भी सीमा निर्धारित की जाती है वो आधार रेखा से की जाती है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितना, 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, यहाँ तक जो समुद्र के अंदर जो किसी भी देश की जो सीमा होगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, प्रादेशिक सीमा। क्या कहा जाता है, प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल जोन। टेरिटोरियल जोन इसको कहा जाता है। कहाँ तक होती है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। आगे चलें और आगे देखें अगर, तो उसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, यानी कि ये जो लाइन आप खींचेंगे इस तरह से, ये जो सीमा होगी समुद्र के अंदर, वो उसको कितना क्या कहा जाएगा, इस वाले सेगमेंट को क्या कहा जाएगा, इस वाले सेगमेंट को। ठीक है, इस वाले सेगमेंट को कहा जाता है आपका कॉन्टिजियस जोन। इंग्लिश में कॉन्टिजियस कहा जाता है, कॉन्टिजियस, OUS, कॉन्टिजियस जोन, और हिंदी में इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र या संलग्न सीमा क्षेत्र भी कह सकते हो आप। ठीक है, कि कहाँ तक हमने देखा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक। याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा अगर हम लोग देखें, एक और सीमा रेखा बनाई गई है जो कि है आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक की हम लोग बात करें, ये वाली, इतना, कितना है ये, 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक, यहाँ पर जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला, पूरा नहीं, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव। इसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये सीमा सबके लिए है, मतलब जिस देश के पास अपनी समुद्री कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, उनके सबके लिए रूल ये यूनाइटेड नेशन ने फिक्स कर दिया है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि संलग्न क्षेत्र की सीमा आधार रेखा से कहाँ तक है, तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से 200 NM तक, नॉटिकल माइल्स तक क्या कहा जाता है, EE जोन कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, EE जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, EE जोन केवल यहाँ तक है, इतना हिस्सा, यानी कि अगर आप 200, यहाँ तक तो 200 हो गया और यहाँ तक कितना हो गया, 24, तो 200 में से 24 घटाएंगे तो 176 नॉटिकल माइल जो आएगा, ये एरिया अगर आपसे पूछ ले तो 176, ये कितना 12 और ये कितना 12। तो ये आपका हर एक देश के लिए लागू है जिसके पास अपने समुद्री तट हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों की लिमिटेशन है। जैसे अगर हम बात करें प्रादेशिक सीमा के अंदर कोई भी देश क्या कर सकता है, तो प्रादेशिक सीमा के अंदर यानी कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी देश, किसी भी देश के पास समुद्र के अंदर सभी
अपने राइट्स होते हैं, यानी कि संपूर्ण अधिकार किसी भी देश के होंगे 12 नॉटिकल माइल्स तक। अगर हम लोग बात करें कॉन्टिजियस जोन की या संलग्न क्षेत्र की, तो यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन कम हो जाती है, मतलब लिमिटेशन ज़्यादा हो जाती है किसी भी देश के लिए। यहाँ पे कोई भी देश इतने हिस्से में क्या कर सकता है, या तो वो कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर सकता है, यानी कि सीमा शुल्क ले सकता है, और प्रदूषण संबंधित काम को भी यहाँ पे किया जा सकता है, कर सकता है कोई भी देश। अगर हम लोग बात करें ई जोन की, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो होता है, ये क्या यहाँ तक क्या होता है, यानी कि 176 नॉटिकल माइल्स, इसकी बात कर रहा हूँ, 176 नॉटिकल माइल्स तक जो का जो एरिया है उसको EEZ कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी देश साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है, ठीक है ना, और प्रदूषण संबंधित एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, उसी आधार पर ही बांटा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, आगे बढ़ने से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको समझने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ और समझिए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्टेशन में जाते हैं बाय ट्रेन, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या, स्टेशन के बोर्ड के नीचे, जहाँ पर स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर बोर्ड होता है, किसी भी शहर का नाम लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से दूरी। अब ये समुद्र तल से दूरी क्या होता है, इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए, भारत में पूरा भारत का इलाका जब आप देखोगे, इसका फिजिकल मैप देखोगे, तो कहीं पर आपको पठार दिखाई देगा, कहीं पर आपको प्लेन दिखाई देगा, इधर आपको माउंटेन रेंज दिखाई देती है, इधर आपको हिल्स दिखाई देती है। तो किसको हिल्स कहा जाएगा, किसको माउंटेन कहा जाएगा, इसके लिए भी डेफिनेशन है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, इसको कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग। देखिए, ये मान लीजिए समुद्र तल है, ये इसी तरह से लिखा जाता है, समुद्र तल से दूरी इस तरह से लिखा होता है। तो मान लेते हैं समुद्र तल है, ठीक है, ये आपका ओशन है, ये पूरा आपका ओशन है, और ये जो है आपका, ये क्या है, समुद्र तल है। इसको क्या कहेंगे हम, समुद्र तल या सरफेस ऑफ ओशन। यहीं से सारी डिस्टेंस मापी जाती है, यहीं से सारी डिस्टेंस मापी जाती है। देखिए, अगर समुद्र तल से अगर ये हाइट जो आप देख रहे हो, किसी भी लैंड की हाइट अगर 150 से 300 मीटर के बीच में है, 150 से 300 मीटर, तो इसको कहा जाता है मैदान, यानी कि प्लेन एरिया, जिसमें आप और हम रह रहे हैं इस समय, है ना। दूसरा क्या है, ये वाला जो इलाका आप देखते हो, ये अगर ये ऊंचाई 300 से 600 मीटर हो जाए, 300 से 600 मीटर हो जाए, तो इसको कहा जाता है पठार। क्या कहा जाता है, पठार, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेट्यू। अगर ये डिस्टेंस और बढ़ जाए और ये हो जाए 600 से 1000 के बीच में, 600 से 1000 मीटर के बीच में हो जाए, तो इसको कहा जाता है पहाड़ियाँ या हिल्स, पहाड़ी या हिल्स इसको कहा जाएगा। और अगर ये हाइट और बढ़ जाए, यानी कि 1000 मीटर से ऊपर चली जाए, तो 1000 मीटर से ऊपर अगर हो जाए, तो इसको कहा जाता है पर्वत। क्या कहा जाता है, पर्वत। तो अब ये चीज़ आप ध्यान रखें, भारत में जो समुद्र तल की ऊंचाई ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले चेन्नई से ली जाती थी, चेन्नई के तट से, समुद्र तट से ली जाती थी, लेकिन अब ये कहाँ से ली जाती है, मुंबई से। तो इस बात को हम नोट करके लिख लीजिए। वर्तमान समय में समुद्र तल मुंबई का लिया जाता है, मुंबई का लिया जाता है, ठीक है। पहले कहाँ का लिया जाता था, पहले आप लिख लें इसको, पहले ये चेन्नई से मापा जाता था, अब चेन्नई से नहीं है, मुंबई से। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें आपको टेक्निकल पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग वापस से अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं और एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा है। तो पहले स्थलीय सीमा की बात करते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात करते हैं। चलिए, देखिए, भारत की जब भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होगी तो दो बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पहली बात तो ये, भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है अपनी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा शेयर करता है वो दो तरीके से करता है। एक तो लैंड यानी कि स्थलीय सीमा, और एक नीचे की जो आपकी है ये जलीय सीमा। तो दो बातें, सीमा की जब भी बात होगी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, दो तरीके से। एक तो स्थलीय सीमा, ये अलग है। स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो ये कितना होता है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत की, ये रेड वाली लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये वाली है। दूसरी आपकी है जलीय सीमा, और जलीय सीमा की जब बात होगी तो याद रखना आप, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसमें आपको दो फिगर देखने के लिए मिलती हैं। एक तो 6100 किलोमीटर होगी और एक आपकी 7516 किलोमीटर होगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 7516 किलोमीटर दो बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि अंडमान निकोबार और जो आपका लक्षद्वीप है वो भी तो इसका पार्ट है। तो अगर इनकी भी सीमा को जोड़ लिया जाए, यानी कि ये आपकी क्या होंगी, द्वीपों सहित जो सीमा है वो कितनी है, 7516 है। अच्छा, जो स्थलीय सीमा है ये भारत कितने राज्यों के साथ, कितने देशों के साथ लगाता है, 7 देशों के साथ। अब हम देखें कौन कौन से। और जो जलीय सीमा है ये 2 देशों के साथ लगती है केवल। एक आपका श्रीलंका है, पड़ोसी मुल्क, ठीक है, और एक आपका जो है वो है आपका मालदीव। एक आपका क्या है, मालदीव है। तो 7 देश ये हो गए, 2 देश ये हो गए, टोटल 9 देशों से भारत की सीमा लगती है, दोनों अगर मिला ली जाए, जलीय और स्थलीय दोनों, ठीक है। अभी जो 7 देश हैं ये कौन कौन से, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, देखिए इधर ये है आपका पाकिस्तान, भारत के पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान। इधर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको मिलेगा चाइना, यानी कि चीन, ठीक है। और इधर भी आप देखेंगे तो ये नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चीन 2 बार लगता है चूंकि, तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। कितने देशों के देखिए, 1, चाइना 2, नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5 और बांग्लादेश 6 और भूटान 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये बांग्लादेश 7, ठीक है ना। कुछ छूट रहा है क्या? पाकिस्तान, चाइना 2, नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5, बांग्लादेश 6। कौन सा रह गया भाई? पाकिस्तान, अच्छा सॉरी अफगानिस्तान हो गया यहाँ पे, सॉरी अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगती है ना भारत की 106 किलोमीटर की। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो ये 7 देश हो गए जो स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, और जो जलीय सीमा लगाते हैं वो आपकी श्रीलंका और मालदीव के साथ लगती है। तो टोटल 9 देश हैं, 7 स्थलीय और 2 आपके जलीय। अब बात करते हैं एक एक करके भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए तो हेडिंग बना सकते हैं आप, भारत पाक सीमा, ठीक है। भारत पाक सीमा या इंडो पाक बाउंड्री। सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है, तो आप जवाब करेंगे, इसका आंसर देंगे रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, जो कि खींची गई थी 1947 में। कब खींची गई थी? 1947 में। और रेड क्लिफ, इनका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ, तो उन्हीं के नाम पर ये रेखा रखी गई है। और यही तो भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन 1947 में रखी गई थी, बनाया गया था इसको, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या बनेगा इसमें? दूसरा सवाल आपका ये बनेगा कि भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो कितने राज्य लगते हैं वो देखते हैं पहले। देखिए इधर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, और ये जो स्टेट आप देख रहे हो ये है गुजरात, इधर आपको शुरू हो जाता है तो यह आपका हो जाएगा राजस्थान, इधर आपका पंजाब है, इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और इधर आपका लद्दाख है, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं जो लगते हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कितने स्टेट है तो आप क्या बताएंगे? 5? नहीं, स्टेट 3 ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है? लद्दाख तो यूटी है, तो यानी कि 3 ही स्टेट हो जाएंगे। 3 स्टेट लगते हैं केवल। एक आपका है गुजरात, ठीक है, दूसरा है आपका राजस्थान, राइट, तीसरा है आपका पंजाब। तो ये 3 राज्य हैं, और 2 आपके क्या है? यूटी हैं। टोटल 5 से लगती है, 2 आपके हो जाएंगे यूटी, एक हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, और एक हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है। तो ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो रेड क्लिफ लाइन शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। और सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की लगती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत किसके साथ सबसे ज़्यादा अपनी सीमा शेयर करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम कि भारत जो है किसके साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो समझे ध्यान से, अभी भारत पाकिस्तान पे वापस आएंगे। भारत पाकिस्तान सीमा अभी चल रही है हमारी, इसको हम लोग अभी वापस कवर करेंगे।
ठीक है ना, इसको हम लोग देखेंगे अभी। एक बात इससे पहले समझ लीजिए, देखिए 7 देशों के साथ लगती है, BCPNMBA। इसको हम लोग बचपन से याद कर सकते हैं, बचपन में MBA। तो बी का मतलब है बांग्लादेश, बी का मतलब क्या है, बांग्लादेश। दूसरा है चाइना यानी कि चीन, सी से चीन बन जाएगा। पी से आपको बन जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। एन से हो जाएगा आपका नेपाल, एम से हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक। बी से आपका हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ये घटते हुए क्रम है जिनके साथ भारत लगाता है, अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा सीमा किस साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सीमा भारत की किस साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक लंबी सीमा, ठीक है, कितनी है, 4097 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखिए। और ये घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा कैसे याद करेंगे, बचपन में MBA, ऐसे याद कर लीजिए, बचपन में MBA, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, वापस चलते हैं भारत पाकिस्तान सीमा की तरफ। तो देखिए भारत पाकिस्तान सीमा के बारे में क्या हम पढ़ चुके हैं कि रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, और कितने स्टेट राज्य लगते हैं, कितने स्टेट और यूटीज लगते हैं, वो हमने बात कर ली। अब कुछ विवादों की बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं। देखिए भारत पाकिस्तान सीमा, और अब आप हेडिंग बना सकते हैं विवाद, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से मुख्य विवाद है। सबसे पहला विवाद तो आपको पता ही है, POK, इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ता है, देखिए मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से आप समझें। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना हिस्सा, इसको बोला जाता है POK, ठीक है। एक्चुअली में जब 1947 अगले साल 48 में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, और फिर इसके ऊपर जो है काउंटर अटैक में इंडियन आर्मी ने इसको कैप्चर किया। लेकिन अभी भी ये डिस्प्यूट का कारण है। तो POK एक तो वजह है सबसे बड़ी। दूसरी बात करें, दूसरा सबसे जो बर्निंग डिस्प्यूट है इनके बीच, हमारे बीच में पाकिस्तान के साथ, वो है सिंधु जल विवाद, सिंधु जल विवाद, ठीक है। सिंधु जल विवाद जो है, क्या मसला है ये देखते हैं। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज, ठीक है। यह है सिंधु SN लिख रहा हूँ, और यह सतलुज ST। यहीं पर आपकी एक नदी और आएगी झेलम, जो कि आपकी निकलेगी बेरीनाग से, इसको मैं झेलम J लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलेगी आपकी जिसका नाम है चिनाब, ठीक है। इसका नाम क्या है, चिनाब। और चिनाब के पास से ही, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पास से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है रावी, इसका नाम क्या है, रावी। और यहीं से एक नदी और निकलती है हिमाचल प्रदेश से ही, और ये हरी के बैराज पंजाब में जाके मिल जाती है, इसका नाम है व्यास। तो ये कुछ नदियाँ हैं, कौन कौन सी हो गई, एक तो सिंधु, ठीक है, एक है आपकी झेलम, ठीक है, एक है आपकी चिनाब, ठीक, और एक है आपकी रावी। उसके बाद है आपकी व्यास, और उसके बाद लास्ट है आपकी सतलुज। तो ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जो सिंधु जल विवाद है ये किसको लेके है, इन 5-6 नदियों को लेकर है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 नदियों के जल के बंटवारे को लेकर ये विवाद है। और इस विवाद का जो निपटारा किया गया था वो सिंधु जल समझौते के द्वारा किया गया, सिंधु जल समझौते के द्वारा किया गया, सिंधु जल समझौता, ठीक है। कब हुआ था ये समझौता, तो आप बताएंगे कि ये हुआ था 1960 में। कब हुआ था, 1960 में कराया गया। और किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कराया गया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कराया गया था। क्या कहा गया इसमें ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो 6 नदियां हैं, इसमें ऊपर की जो तीनों नदियां हैं, ठीक है, इसका 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, इसका 80% पानी जो है वो भारत इस्तेमाल करेगा या इंडिया इस्तेमाल करेगा। ये इस समझौते का कंक्लूजन था, ठीक है। तो अब क्या विवाद बचा, अब विवाद ये होता है इसमें अक्सर करके, अगर ऊपर की, अब समझिए, अगर ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, अगर इसमें भारत कोई डैम बनाएगा,
अगर इस भारत को डैम बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो 80% पानी देने का वादा है यहाँ पर इस वाले एग्रीमेंट में, ये दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर डैम बनेगा तो पानी रुकेगा। इसी वजह से यहाँ पर ये डिस्प्यूट बना रहता है, ठीक है ना। तो इसी से मिलते जुलते कुछ ऐसे परियोजनाएं भी हैं जो डिस्प्यूटेड कही जाती हैं, जैसे आपकी तुलगुल परियोजना है, उरी परियोजना है, ठीक है, जो झेलम नदी पर है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर इन तीनों नदियों पर कोई भी परियोजना बनेगी भारत की तरफ से तो डिस्प्यूट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80% पानी जो पाकिस्तान को मिलना था वहाँ पर वो फिर दिक्कत करते हैं। नीचे की तीनों नदियों में भारत कोई भी डैम बनाए, कुछ भी कराए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 80% तो राइट इनके पास है ही इनके पानी का, ठीक है। तो दूसरा डिस्प्यूट आपका ये है। तीसरा डिस्प्यूट जो है भारत पाकिस्तान के बीच में वो क्या है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तीसरा डिस्प्यूट है आपका सियाचिन, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं इसको यहाँ बना देता हूँ दोबारा से, इस तरीके से आप समझे। यहाँ पर आपकी 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर। ये तीनों ट्रांस हिमालय कही जाती है। यहाँ पर एक्चुअली में एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। हुआ क्या था कि 1984 के आसपास, 1984 में ही क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने इस ग्लेशियर के ऊपर कब्ज़ा किया, और इस कब्ज़े को काउंटर अटैक करते हुए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसको बोलते हैं मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, और वापस से सियाचिन को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन तब से यहाँ पर डिस्प्यूट चलता रहता है कोई ना कोई। तो क्या बताया मैंने, सियाचिन का जो था ये 1984 में, बस आपको इतना याद रखना है 1984 का है। कहाँ पर? ये लद्दाख में है। अगर आपसे पूछ ले सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है तो आप कहते हो कि लद्दाख में। 1984 में इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि जो ऑपरेशन मेघदूत है इसका संबंध किससे है, तो सियाचिन से है, ठीक है। और सियाचिन के बारे में 2 बातें और मैं आपको बताता हूँ। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, सबसे बड़ा ग्लेशियर भी यही भारत का है। और दूसरी बात क्या आपको याद रखनी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल भी माना जाता है, युद्ध स्थल, ठीक है। तो 2 बातें इनके बारे में आप लिख सकते हैं, युद्ध स्थल, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान के बीच में जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की जो सीमा है, जैसे चाइना के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश, नेपाल के साथ भी हमारा काला पानी का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी है, 3 बीघा गलियारा को लेके कुछ चल रहा है मसला। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और येस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में ज्योग्राफी 0 से की सीरीज़ में, और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।